हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे आज जनपद के बारे में। कल हमने वर्ण सिस्टम के जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब आपको पता था कि जो आर्य संस्कृति के लोग थे वो गांव में रहने वाले थे, सभा और समिति के द्वारा काम करते थे। जो छोटे छोटे कबीले थे उनका कोई चीफ था, जो कम्युनिटीज थी उसकी सुरक्षा के आधार पर वो चीफ चुना जाता था। अब तक जो चीफ था वो राजा का रूप धारण नहीं किया था। बाद में ये राजाओं के रूप में आए, राजा का बेटा राजा चुना जाने लगा। और भारत में तो यही थी कि ज्येष्ठ जो पुत्र है वही राजगद्दी को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे जनपद जिसमें छोटे छोटे राज्य थे भारत में। अगर आप एक चाणक्य नाम का सीरियल आता है, बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें जनपदों की बात की गई है। एक राष्ट्र तो था भारत, बट भिन्न भिन्न राजाओं के अंडर राज करता था। और उस टाइम जो जनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र मगध के नाम से ये साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य। हम इस मामले में यूरोपियन देशों से बहुत आगे हैं। वहाँ 16वीं शताब्दी में बड़े बड़े राष्ट्र पैदा हुए, बट हमारे देश में पहली दूसरी शताब्दी में ही ईसा के समय बड़े बड़े राज्य थे। तो राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। जनपद, द राजाज हु परफॉर्म्ड दिस बिग सैक्रिफाइस। पिछली वीडियो में मैंने बड़े बड़े यज्ञों की बात की थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ, और राजा इसको परफॉर्म करते थे। वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द राजा ऑफ जनपद रादर देन जनास। पहले जब छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते थे उन कबीलों को जन बोलते थे, बट अब वो जो राजा थे, जो एक जन के चीफ थे, अब इन राजाओं ने बड़े बड़े जनपदों के राजाओं का रूप धारण कर लिया था। मतलब यहाँ छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन बाद में इनकी लैंड फैल के बड़ी बड़ी हो गई। और जब इनकी लैंड का विस्तार हुआ, इनकी जो भूमि थी एक राज्य के अंदर बड़ी बड़ी लैंड मास शामिल होने लगे, तो राजाओं की पोजीशन भी तो शक्तिशाली होगी। जितनी बड़ी लैंड होगी राजा उतना ही शक्तिशाली होगा। तो इसलिए इन राजाओं को पहले जहाँ जनों का राजा बोला जाता था, अब जनपदों का राजा बोला जाने लगा। द वर्ड जनपद लिटरेरी मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। जनपद का मतलब होता है, वर्ड मीनिंग इसका क्या है? वर्ड के अनुसार जन और पद। जन मीन्स जहाँ जन ने अपने पांव रखे, पग कहते हैं ना, पद पांव रखे, और जहाँ सेटल हो गए उनको जनपद कहा गया। आर्कियोलॉजिस्ट, जो आपको पता है जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हैज क्रेव्ड इनकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद। जनपदों की खोज हुई है, बहुत सारी सेटलमेंट, जैसे किले थे, अब भी उनके खंडर पड़े हुए हैं। सच एज पुराना किला इन दिल्ली में जैसे पुराना किला है। हस्तिनापुर को तो आप जानते ही हो, जिस पर कौरवों और पांडवों की लड़ाई थी। मेरठ के आसपास हस्तिनापुर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद अतरंजी खेरा, ये भी एक जगह है जो ईथा के नजदीक है। द लास्ट टू एरिया इन उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका है जहाँ इनके अवशेष मिले हैं। They found that people lived in huts। ऐसा लगता है कि लोग हट्स में रहते थे, कैटल रखते थे, पशु रखते थे, और दूसरे एनिमल भी साथ में रखते थे। और इसके साथ साथ वो खेती करते थे, जिसमें वो बहुत सारी फसलें जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सिसम्स, मस्टर्ड, वो इस तरह की खेती करते थे। ये सब अवशेषों के आधार पर मिलते हैं। अब आप ये देखो, एक बर्तन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पेंटेड गरे वियर है, वेरे है। इसमें पेंट किया हुआ है, गरे रंग का वेयर है। प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल मेड आउट ऑफ द पेंटेड गरे वेरे। इसमें से प्लेट और बाउल्स मेन चीज हैं जो गरे वारे के रूप में मिली हैं। These are extremely fine to touch
with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasion for important people and serve special food. ऐसा लगता है क्योंकि इनका सरफेस बहुत स्मूथ है, बढ़िया है, लगता है कि किसी विशेष अवसर पर इनका प्रयोग इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के लिए तो इस तरह के बर्तन थे, बट जो आम लोग थे वो मिट्टी के, जो दे मेड अर्थन पोट्स, वो मिट्टी के घड़े भी बनाते थे। आज भी हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारे चेंज आ गया है संस्कृति में, बहुत सारी चीजें अब भी हैं। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, वो कई बार ग्रे होते थे कलर्स में, या रेड होते थे, पकाकर उनके रेड किया जाता है या पॉलिश की जाती थी। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट द साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वरे, और एक विशेष तरह के बर्तन पाए जाते हैं पोट्री के। पोट्री में जो कुम्हारी कला होती है, उसके कुम्हार ने देखा होगा आपने बर्तन बनाते हुए, वो पेंट किए जाते थे, गरे पॉलिश किए जाते थे। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसे उनके नाम से ही पता चलता है। दीज ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिजाइन, ये ग्रे पोट्स पर पेंट किया जाता था, डिजाइन बनाया जाता था। अगर आपके घर में कोई मिट्टी का बर्तन पड़ा हो तो आप उस पर भी डिजाइन देख सकते हो। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड जियोमेट्रिक पैटर्न, कई बार तो जो बिल्कुल सिंपल लाइन होती, कई बार ऐसे जियोमेट्रिक लाइन बना दी जाती थी। ठीक है, वैसे मोस्टली अगर हम घड़े पर देखें अब तो आपने घड़ा देखा होगा, इस तरह से घड़े बनाए जाते हैं, कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं ना, ऐसे बनाए जाते हैं, और इन पे ऐसे 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 लाइनें बनाई जाती हैं। ब्लैक और वाइट लाइनें ज़्यादा होती हैं, और सारे उस पे घड़े पे रेड पॉलिश की जाती है ऐसे। ठीक है, घड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, आप बना लेना अच्छा। महाजनपद, अब इन जनपदों का जो विस्तार है, राजाओं ने आपस में युद्ध लड़ने शुरू कर दिए, छोटे छोटे जनपदों को खत्म कर दिया गया, जीत लिया गया उनको, और ये जो जनपद थे वो महाजनपदों में बदल गए। जहाँ पहले 30-35 जनपद होते थे, अब उनकी जगह 15-16 मुख्य जनपद बचे थे, महाजनपद बचे थे भारत में। 2500 साल पूर्व, अबाउट 250 ईयर्स, सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, कुछ जनपद दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए। जैसे रामायण टाइम में अयोध्या एक मेन थी, महाभारत काल में हस्तिनापुर, विराट का शासन, द्रुपद का शासन, वैशाली का शासन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। यदुवंशियों का शासन, जिसका जिक्र इन चीज़ों में मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए, तो इनके जो शासक थे वो शक्तिशाली हो गए। सम ऑफ दोज आर शोन इन मैप फॉर मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, इन महाजनपदों की राजधानी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, इनके अपने किले होते थे, सेनाएं होती थी, हथियार होते थे। दिस मीन्स दैट हज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए चारों ओर अपने राज्य को फोर्टिफाइड कर लेते थे, किले बना लेते थे, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना लेते थे। वो दीवारें लकड़ी की या स्टोन या ब्रिक्स, जो भी उस एरिया में ज़्यादा चीज़ें मिलती वो बना लेते। जैसे पहाड़ी इलाके में स्टोन ज़्यादा मिलता है, या नहर जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं वो स्टोन मिलते हैं। जहाँ इस तरह की सुविधा नहीं होती वो ब्रिक्स बना लेते हैं, ईंटें बना लेते हैं। और जो जंगल का इलाका है जहाँ लकड़ी आसानी से मिलती है तो उन्होंने अपने चारों ओर लकड़ी की बना ली। तो जो भी उनको अवेलेबल थी चीज़ें वो बना ली। जो मैप 4 है उसको आप देख लो ध्यान से, कौन कौन से हमारे यहाँ महान जनपद थे, राजा थे उस टाइम। जैसे गांधार का एक राजा था, जिसे तक्षशिला का राजा भी बोला जाता था। आपको पता है ये भारत का प्रवेश द्वार होता था। और अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हो या ये चाणक्य सीरियल अगर आप देखो तो उसमें अंबी जो राजा थे वो इस गांधार के राजा थे, और उन्होंने ही सिकंदर को बुलाया था कि आओ भारत पर आक्रमण कर दो और मेरे दुश्मन हैं केकई, उनको हरा दो। यहाँ केकई होते थे, केकई शासन
कैकेयी का नाम सुना होगा ना, राम की जो स्टेप मदर थी, जिनको उन्होंने उसको 14 साल का वनवास दिया था, तो ये कैकेयी प्रदेश यहाँ के थे। ये गंधार जो आज अफगानिस्तान में चला गया है, तक्षशिला, ठीक है ना, वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी उस टाइम हुआ करता था। यहाँ कुरु थे, आपको पता है ना कुरु कौन थे? कुरु वंश के जो पांडव और कौरव थे वो कुरु वंश से तो ही थे। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। पंचाल को आप जानते होंगे। अरे द्रौपदी को किस नाम से पुकारा जाता है? द्रौपदी को जानते हो आप? छुट्टियों में, कोविड-19 की छुट्टियों में आपने रामायण महाभारत नहीं देखी? पुराने वाली रामायण महाभारत देखो, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। द्रौपदी का एक नाम और था पंचाली, और पंचाली उसे 5 पतियों की वजह से नहीं कहा जाता था, पंचाली उसे कहा जाता था क्योंकि वो पांचाल नरेश की बेटी थी, द्रुपद की। कौशल देश, ठीक है, कौशल जैसे राम की जो माँ थी उसका नाम कौशल्या था, तो वो कौशल देश की थी, इसलिए उसे पहले जो क्वीन होती थी उनको अपने देश से के नाम से जाना जाता था। वैशाली का जो शासन था आपको पता है ना, वैशाली महावीर जैन से जुड़ा हुआ इसका नाम। आगे पढ़ोगे, अभी तो आप छोटे हो इनके बारे में। मगध, जिसके बारे में मैंने बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रशासन मगध का हुआ करता था। जैसे आज दिल्ली है भारत की राजधानी, उस टाइम शक्ति का जो केंद्र था वो मगध था, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, ये बिंबिसार, ये सब जो हैं मगध के ही शासक थे। और जो चाणक्य मैं बता रही हूँ, ये मगध के ही महामंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। बहुत बढ़िया बुक है, आज तक इनको संसद में इनकी कई बार कोटेशन याद की जाती है, हमारे संसद बैठती है तब। ये अंग देश, आपको पता है ना, अंग देश का नाम सुना होगा। कर्ण को जब दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया था, जब उसको कहा जा रहा था कि अर्जुन से आप नहीं लड़ सकते, आप तो सूत के पुत्र हो, राजा के बेटे के साथ लड़ने के लिए राजा होना जरूरी है, तो कर्ण को दुर्योधन ने इस अंग देश का राजा बनाया था। देखो, टीवी देखने के भी फायदे होते हैं बच्चों, अगर आप सही ढंग से उसको देखो और नॉलेज को इस्तेमाल करो तो बहुत चीजें समझ में आ सकती हैं। राजगीर, ये मगध का ही एक पार्ट था, बाद में राजगृह को राजधानी बनाया गया था। कौशाम्बी और अवंती, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन महाराष्ट्र में है, आपको पता है, ठीक है। ये मेन हो गए जनपद, और ये 16 माने जाते हैं, ठीक है, मेनली 16 माने जाते हैं ये। उसके बाद अब मैप पे तो हमने देख लिया इनको, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। अब मैंने बताया था कि इन महाजनपदों ने अपने चारों ओर क्या करना शुरू कर दिया था, फोर्टिफिकेशन करनी शुरू कर दी थी, किले बनाने शुरू कर दिए थे, और किले बनाकर उसमें सेनाएं रखनी शुरू कर दी थी। ये राजा आपस में लड़ते थे और इनकी सेनाएं उस टाइम प्रयोग की जाती थी जब युद्ध होते थे। आपको उस टाइम का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत तो पता ही है, लेकिन एक बड़ा युद्ध था कलिंगा का वार, जिसमें अशोक ने कलिंग उड़ीसा के राजा को हराकर बहुत सारे लोग, 1 लाख के करीब लोग मारे गए थे। बाद में उनका युद्धों से मोह उठ गया था। फोर्ट वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग। किले क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो लोग थे एक दूसरे राजाओं से डरते थे, क्योंकि उन पर आक्रमण होते थे। एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत थी। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल। कई बार ये भी था कि रूलर अपने आप को दिखाना चाहता था कि मैं कितना अमीर हूँ। दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, और कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसलिए बनाई जाती थी कि राजा शो ऑफ करता था कि मेरे पास इतना धन है कि मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बना सकता हूँ। और खासकर मंदिर बहुत बड़े बड़े इसीलिए बनाए जाते थे कि जितना बड़ा मंदिर होगा लोग मेरे में इतने ही ज़्यादा विश्वास करेंगे। बिल्डिंग टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स, बड़ी बड़ी लंबी दीवारें चारों ओर शहर के बनवाई जाती थी। आल्सो इन दिस वे, इसी तरीके से द लैंड एंड द पीपल
लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर आइजली बाय द किंग। और इसका एक ये फायदा था कि जो दीवार के अंदर पब्लिक है उसको आसानी से प्रोटेक्ट तो किया जा सकता है, साथ साथ में कंट्रोल भी किया जा सकता है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। थाउजेंड इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। बड़ी प्लानिंग से इन्हें तैयार किया जाता था, हजारों लाखों ब्रिक्स और स्टोन तैयार किए जाते। इन दिस टर्म मेंट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड ऑफ मैन। बहुत सारे लोगों के द्वारा लेबर कंट्रीब्यूट की जाती, मतलब श्रम का दान दिया जाता, परिश्रम करते लोग, मेहनत करते, वुमेन चिल्ड्रन इसमें सारे शामिल होते। एंड रिसोर्स हैज टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और इसके लिए पैसे भी जो राजा थे वो लगाते। देखो ये किले की दीवार है, किस तरह से बड़े बड़े किलों की दीवार बनाई जाती थी। द फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ कौशाम्बी में इस तरह की दीवारें मिली हैं और ये ब्रिक्स से तैयार की गई थी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। आपको पता है ना, अब इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 नदियां पाई जाती ना प्रयाग में। इलाहाबाद में 3 नदी, गंगा यमुना सरस्वती पोयम होती थी, है ना। 2500 साल पुरानी ये दीवार है भाई। 2500 साल पहले के खंडर अभी तक मौजूद हैं कि बड़े बड़े राजा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की दीवारें बनाते थे। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। अब वो सेनाएं रखने लगे थे। पहले सेनाएं जनों में नहीं रखते थे। पहले कोई कबीला दूसरे कबीले पर अटैक कर देता तो जो कबीला ज्यादा ताकतवर होता वो जीत जाता। अब प्रॉपर राजा बन गए। राजाओं ने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, सोल्जर रखने शुरू कर दिए। सोल्जर्स को सैलरी दी गई एंड मेंटेन बाइकिंग थ्रू आउट द ईयर। और सारा साल वो सेनाएं रहती। सम पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। और सबसे पहले जो रुपए के रूप में हमारे यहाँ कॉइन शुरू हुए थे, सिक्के, उन्हें पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। इन सैनिकों का वेतन पंचमार्क कॉइन के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, सी द इलस्ट्रेशन पेज देखेंगे 84 पेज पे। यू विल रीड मोर अबाउट द कॉइन इन द चैप्टर 8। तो सबसे पहले ये बात याद रखना कि सबसे पहले हमारे यहाँ सिक्कों के रूप में पंचमार्क सिक्के आए थे। अब टैक्स का क्या सिस्टम था? देखो बच्चों, टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट को काम करने होता है। अब ये मुझे ये बताओ, ये सैनिक क्यों रख रहा है? अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए रख रहा है। अब इनकी सैलरी भी दे रहा है, वो पैसे भी दे रहा है। कहाँ से आएंगे? टैक्स के द्वारा आएंगे। टैक्स का मतलब होता है प्रजा की कमाई का एक भाग जो वो है गवर्नमेंट को देता है। एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट। अब महाजनपद के रूप में जो चीजें ऊपर आप पढ़ चुके हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े फोर्ट, आर्मीज रखी गई। आर्मीज को हथियार भी देने पड़ते हैं, ड्रेसेस भी देनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उनको घोड़े भी लाके देने पड़ते हैं, हथियार भी लाके देने पड़ते हैं, रथ वगैरह जो भी उस टाइम यातायात के साधन थे वो भी दिए जाने चाहिए थे। तो उनके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए था ना, पैसे भी चाहिए था। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। और ऑफिसर्स को नीड थी कि वो कलेक्ट करें। सो इंसिस्ट ऑफ डिपेंडिंग एन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉड बाय पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपद दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। पहले क्या होता था? पहले लोग गिफ्ट देते थे, उससे राजा काम चला लेता था। अब गिफ्ट से काम चलने वाला नहीं था कि खर्चे बहुत बड़े बड़े हो गए। अब तो हमें प्रॉपर टैक्स लगाना पड़ेगा। प्रॉपर हर बंदे पर ये टैक्स लगा दिया कि आपके, अगर आप किसान हो और आपके यहाँ 100 मन गेहूं होता है तो आप 10 मन जो गेहूं है वो राजा को दीजिए। 100 पशु हैं तो 10 पशुओं की कमाई आप राजा को दीजिए। तो इस तरह से अगर आप व्यापारी हो, 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए आप राजा को दीजिए। इस तरह से जैसे आज भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी टैक्स देते हैं। टैक्स का सिस्टम तो हजारों साल से चला ही आ रहा है। ओके, तो टैक्स कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाता है राजा से, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना इसको। टैक्स ऑन क्रॉप्स, फसलों पर क्रॉप्स लगता, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आजकल सही अच्छी बात ये है कि फसल पे टैक्स नहीं लगता,
और अगर फसल पे टैक्स लगता तो शायद किसान तो खेती करना ही छोड़ जाता, क्योंकि उससे कुछ बचता ही नहीं है टैक्स देने लायक। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मर थे उस टाइम। मेनली जो पेशा था वो फार्मिंग था। यूजुअली द टास्क एंड फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस। और कई बार टैक्स फिक्स होता है और टैक्स के रूप में 1/6 भाग अनाज का लिया जाता है। 1/3 कैसे? 100/6 कर लो। अगर 100 मन गेहूं है तो देख लो कितना हो गया, एक ठीक से मतलब 16.5 मन अनाज आपको, अगर 100 मन अनाज आपके यहाँ हुआ है तो 16.5 मन किसके पास जाएगा? राजा के पास चला जाएगा। ठीक है। दिस वाज नोन एज भाग, इसको कहते थे भाग। भाग मैंने शेयर होता है ना, 1 भाग 2 भाग, ठीक है। भाग मैंने हिस्सा भी तो होता है ना। देयर वर टैक्स ऑन क्राफ्ट्स, जो लोग काश्तकारी करते थे, शिल्पकारी करते थे, सॉरी काश्तकारी नहीं, शिल्पकारी करते थे। शिल्पकारी मैंने कोई कपड़ा बनाता था, कोई लकड़ी का सामान बनाता था, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, वो पैसे तो नहीं देते लेकिन राजा के यहाँ काम करते थे। जैसे कोई लोहार होता है तो वो सेना के लिए हथियार बनाया था। कोई अगर जो लकड़ी का काम करता है, लकड़हारा था, तो वो लकड़ी की जो ज़रूरत थी किले में उसको पूरा कर देता। दर्जी जो है वो उनकी सोल्जर्स की ड्रेस सिल जाता या राजा का काम करता। तो इस तरह वो लेबर के रूप में काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल ए वीवर, एक जुलाहा, और ए स्मिथ, एक जो स्मिथ सुनार होता है, हैड मेड वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ, ए राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करता था। वह एग्जाम्पल दिया इन्होंने। हर्डर, जो पशुपालक थे, हर्डर होते हैं जो पशु पालते हैं, वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेज इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, दूध दे देते, घी दे देते या एनिमल ही दे देते। देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन गुड एंड दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड्स। भारत का व्यापार हमेशा दूसरे देशों से रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र और समुद्री रास्ते से, या जो हमारा खैबर की दर्रा है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से व्यापार होता था। सिल्क रूट में हम हिस्सेदारी करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान का पूरा इलाका भारत के अंदर ही था। तो व्यापार हमारा दूर दूर देशों से होता था। कॉन्टिनेंट में तो होता ही होता था, मतलब एशिया महाद्वीप में तो होता ही होता था। दूसरी सभ्यताओं से भी हमारे कॉन्टैक्ट थे, तो वहाँ से सामान लाया जाता था, बेचा जाता था, उन पे भी टैक्स लगता था। एंड द हंटर, जो शिकारी थे या गैदरर थे, वो भी फॉरेस्ट फूड, जो राजा के लिए कंद मूल फल आदि आते थे, उनको भी वो लेकर आते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।